देखिए, हम 12वीं का आज अध्ययन करेंगे। हमारा कालिदास का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो 12वीं में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 12वीं की एकमात्र रचना है किराता अर्जुनियम, जो आपको याद रखनी है। 12वीं की एकमात्र रचना है किराता अर्जुनियम। अर्जुनियम, ठीक है, किराता अर्जुनियम इनकी एकमात्र रचना है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं इसके संबंध में, पहले तो हम इसकी जीवन व्रत को देखते हैं। इनका जीवन व्रत, ठीक है, जीवन व्रत जो है इनका, इसमें कह सकते हैं इनके पिता का नाम श्रीधर था। पिता का नाम श्रीधर, माता सुशीला, पिता श्रीधर, माता सुशीला, पत्नी रसिकवती थी। ठीक है, इनकी पत्नी थी रसिकवती। और ये वैसे इनका जन्म स्थान जो निवासी थे अलग अलग माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इन्हें धारा निवासी मानते हैं। ठीक है, धारा के निवासी थे ये। अब प्रमुख रूप से हम इसमें कोई इनका ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इनको देख लेते हैं। जो भारवी थे वो दंडी के प्रपितामह थे। भारवी किसके प्रपितामह माने गए हैं? दंडी का नाम सुना होगा जिन्हें अवंती सुंदरी की रचना की थी, तो भारवी अवंती सुंदरी के रचनाकार। ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अवंती सुंदरी के रचनाकार जो भारवी थे वो दंडी के क्या माने जाते हैं? प्रपितामह। प्रपितामह, प्रपितामह का मतलब है दादा के भी दादा। ठीक है, प्रपितामह माने जाते हैं। ठीक है, भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है। भारवी का वास्तविक नाम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो भारवी का वास्तविक नाम है दामोदर। ठीक है, दामोदर है। ठीक है, दामोदर था। ठीक है, वास्तविक नाम इनका दामोदर था। और अवंती सुंदरी जो रचना है, ठीक है, अलग अलग है, तो अवंती सुंदरी जो दंडी की रचना है, अवंती सुंदरी, ठीक है, इसमें भारवी के पिता का नाम, भारवी के पिता का नाम क्या दिया हुआ है? नारायण स्वामी। भारवी के पिता का नाम क्या दिया हुआ है? नारायण स्वामी दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि भारवी जो थे वो राजा विष्णुवर्धन के सभा कवि थे। भारवी राजा विष्णुवर्धन के मित्र व सभा कवि दोनों भी थे। ठीक है, मित्र भी थे इनके, मित्र व सभा कवि थे। कौन? भारवी, किसकी? विष्णुवर्धन के। ठीक है, इसलिए विष्णुवर्धन की सभा में, ठीक है, इसलिए विष्णुवर्धन की सभा में, विष्णुवर्धन की सभा में इन्हें भारवी को, विष्णुवर्धन की सभा में भारवी को महाशैव कहते हैं। ठीक है, विष्णुवर्धन की सभा में भारवी को क्या कहते हैं? महाशैव कहा गया। ठीक है, कहते थे। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, आप लिख सकते थे। ठीक है, कहते थे। ठीक है, इनका अगला पॉइंट आ सकता है, इन्हें दाक्षिणात्य भी माना जाता है। अवंती सुंदरी में, अवंती सुंदरी इनका एक प्रकार से कह सकते हैं, इनके जीवन काल का वर्णन दिया हुआ है उसमें। ठीक है, दंडी ने उन्होंने वर्णन किया है, जबकि इनकी स्वयं की जो रचना है किराता अर्जुनियम, इसमें ऐसा कोई भी जीवन व्रत काल भारवी का नहीं दिया हुआ। इसलिए बाहर के
प्रत्यक्ष प्रमाणों से, बाहर के प्रमाणों से ही हमें प्राप्त होता है कि भारवी कहाँ के निवासी थे, कब इनका जीवन काल था। तो अवंती सुंदरी में इन्हें कहाँ का माना गया, दक्षिण का, इन्हें दाक्षिणात्य माना गया है, दाक्षिणात्य माना गया। किनको, भारवी को, अवंती सुंदरी में, अवंती सुंदरी में, ठीक है। अवंती सुंदरी रचना है, जिस कौन की रचना है, दंडी की रचना है, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे कह सकते हैं भारवी का समय, ज्यादा एक्सप्लेन का नहीं है इसका, बस आपको इनकी रचना है इस प्रकार इसका प्रस्तावना देखनी है। तो भारवी का जो समय है, ठीक है, तो बहिरंग प्रत्यक्ष, बहिरंग प्रमाणों से, ठीक है, तो बहिरंग यानी बाहर के प्रमाणों से, बहिरंग प्रमाणों से, ठीक है। एक है एहोल, हमने कालिदास के में भी पढ़ा था, एहोल शिलालेख, ठीक है, एहोल शिलालेख, जिसमें से प्राप्त होता है कि जैन रवि कीर्ति, मैंने कालिदास में भी बताया था, जैन रवि कीर्ति ने कहा है कि 634 ईसा पूर्व, ठीक है, कब का समय, 600 ईस्वी ईसा पूर्व, जब ये कहा है कि मैं स्वयं क्या हूं, कालिदास और भारवी के समान महान हूं, भारवी के समान महान हूं, ठीक है। तो लगभग जो समय है भाई 634 समय, आप कालिदास के आसपास का समय मान लीजिए। तो फिर उसके बाद कौन हुए, भारवी। तो यहाँ पर भारवी का हमें 700 ईसा पूर्व भारवी का समय माना जा सकता है, भारवी का समय माना गया, ठीक है, निश्चित कुछ भी नहीं है, बस माना गया है। तो 634 ईसा पूर्व से लेके 700 के आसपास तक का समय जो है वो भारवी का क्या माना गया है, समय माना गया है। एक कीट महोदय हुए हैं, कीट महोदय ने जो समय है भारवी का वो 550 ईसा पूर्व के आसपास माना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारवी का, दोबारा देख लीजिए, भारवी की एकमात्र रचना है किराता अर्जुनियम, ठीक है। इनके जीवन वृत्त, पिता का नाम श्रीधर है, माता का नाम सुशीला, पत्नी रशकवती, ठीक है। मुख्यतः इन्हें धारा निवासी माना गया है। भारवी जो है वो दंडी के प्रपिता महा माने गए हैं, माने जाते हैं, दंडी हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक श्लोक लिखाऊंगी, उसमें पता चल जाएगा कि दंडी कौन थे। इनकी 2 रचनाएं मानी गई हैं, अवंती सुंदरी और काव्यदर्श, ठीक है। मुख्यतः जो इनका आख्यान है अवंती सुंदरी का है, ठीक है। तो भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अवंती सुंदरी भारवी के पिता का, अवंती सुंदरी में दिया हुआ है क्या कि भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी है, जबकि भारवी के पिता का नाम श्रीधर भी है। तो इसलिए कोई कंफर्म नहीं है कि कौन जो पिता का नाम क्या है। तो इसलिए हम बहिरंग यानी बाहर के साक्ष्यों से ही प्राप्त कर सकते हैं कि इनका क्या नाम है और इनका क्या जीवन काल है, ठीक है। तो भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी प्राप्त हुआ है, किसमें, अवंती सुंदरी में। और भारवी जो है वो राजा विष्णुवर्धन के कौन थे, मित्र भी थे और सभा कवि भी थे। विष्णुवर्धन की सभा में भारवी को महाशैव, और महाशैव क्यों कहा गया है, क्योंकि शिव के सबसे बड़े क्या माने गए हैं, भक्त माने गए हैं। शिव की इन्होंने आराधना की है, पूजा की है, इसलिए इन्होंने महाशैव कह दिया। अगला हम देख सकते हैं कि भारवी का समय बहिरंग प्रमाणों से एहोल शिलालेख, ये हमने प्रमाण कालिदास में भी लिया था, क्योंकि जैन जो रवि कीर्ति है इन्होंने कह दिया कि 634 ईसा पूर्व में कालिदास और मैं भारवी के समान महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ या बनना चाहता हूँ, ठीक है। इस प्रकार 700 के आसपास का समय भारवी का माना गया है। और एक हुए कीट महोदय जिन्होंने 550 ईसा पूर्व क्या माना है, समय माना है, किनका, भारवी का, ठीक है। अगला हम इनका देख सकते हैं वर्णन, सभी पढ़ते चले, एग्जाम का टाइम बहुत पास आ गया है, मैंने सुना है 2 अगस्त से आपकी एग्जाम है, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ते चलें, जो वीडियो आपको डाली हुई है उनका अच्छे से अध्ययन करें, जो नहीं है उनकी
नोट्स वगैरह मैंने पहले कई बार भेज दिए हैं, तो उनका वहाँ से अध्ययन करें। इसके बाद हमें हिंदी का सिलेबस भी स्टार्ट करना है। दूसरा हम देख सकते हैं कि शिव की महिमा, ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक शिव महिमा का वर्णन किया है। शिव महिमा का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें महाशिव कहा गया। इसलिए इन्हें महाशिव कहा गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि इन्हें आतपपत्र भारवी की उपाधि भी प्राप्त है। आतपपत्र भारवी की उपाधि, ठीक है, आतपपत्र भारवी कई बार पूछा गया है, ये भी उपाधि प्राप्त है। और ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक पत्ते पर पढ़ते हुए, एक पत्ते पर पढ़ती हुई सूर्य की किरणों से प्राप्त चमक का वर्णन किया है। आतपत्र भारवी की इनको क्यों उपाधि दी गई है? क्योंकि इन्होंने पत्ते पर सूर्य की किरण पड़ रही थी, जिसके कारण पत्ता इतना सुंदर, अत्यंत आकर्षक लग रहा था, तो उसी को इन्होंने इतना विशालतम करके उसकी उपमाएं दे दी, ठीक है। तो इसलिए इनको भारवी को क्या कह दिया, आतपत्र भारवी। इन्होंने पत्ते पर ही उन्होंने क्या कर दिया, एक संपूर्ण प्रकृति का वर्णन कर दिया, इसलिए इन्होंने इनको दे दी आतपत्र भारवी की उपाधि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो भारवी का जीवन वृत्त था, ठीक है। आगे हम इनकी रचना देखेंगे। इनकी रचना है एकमात्र किराता अर्जुनियम, ठीक है। तो किराता अर्जुनियम रचना का हम वर्णन करते हैं। ठीक है, किराता अर्जुनियम, और इसमें हम सर्गों की संख्या देखेंगे। सर्ग इसमें 18 माने गए हैं। रचना देखेंगे, ठीक है, मैंने ऊपर लिखी दी है, किराता अर्जुनियम, ठीक है। सर्ग संख्या 18, सर्ग संख्या 18। नाम क्यों पड़ा? किरात, किरात यहाँ पर है वेशधारी, ठीक है। किरात यहाँ पर कौन है? किरात वेशधारी। किरात का मतलब होता है शिकारी, ठीक है, शिकारी। तो किरात वेशधारी कौन? शिव। किरात वेशधारी कौन है यहाँ? शिव। और अर्जुनियम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्जुन, अर्जुनियम, अर्जुन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बता दूंगी अभी, ठीक है। तो पहले इसमें हम देख लीजिए ये कहाँ से लिया गया है। महाभारत का सभी ने नाम सुना है, तो महाभारत के 18 जो पर्व हैं, उन महाभारत के 18 पर्वों में से वन पर्व से याद रखना, महाभारत के वन पर्व से लिया गया है, इसका आख्यान लिया गया है। और क्या है वन पर्व में? यहाँ पर जो द्रौपदी है वो युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उकसाती है कि भाई युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ने क्या किया था? अपमान किया था। तो यहाँ इस प्रकार की चर्चा है। और यहाँ जो किरात वेशधारी शिव है वो अर्जुन को, यहाँ पर जो एक ऋषि है वो अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम इंद्रकील, कौन सा पर्वत? इंद्रकील पर्वत पर जाकर, इंद्रकील पर्वत पर अर्जुन क्या करने जाता है? तपस्या। अर्जुन तपस्या करने जाता है और उसे वहां शिव वहां पे इसकी परीक्षा लेने आता है किरात रूप में वेश धारण करके। और इनको अर्जुन को
वरदान के रूप में क्या देता है? वरदान के रूप में पाशु शस्त्र, पाशुपत शस्त्र देता है। कौन सा शस्त्र देता है? पाशुपत शस्त्र। ठीक है, इसकी यहाँ पर अर्जुन को क्या होती है? प्राप्ति होती है। पाशुपता शस्त्र बोल सकते हैं, पाशुपति शस्त्र। ठीक है, पाशुपता शस्त्र की प्राप्ति इसके द्वारा? शिव के द्वारा। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वर्णन है वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है विचित्र मार्ग व कलावादी प्रवृत्ति का वर्णन है। प्रवृत्ति का वर्णन कहने का मतलब भारवी के मनोभावों को प्रकट कम किया गया है, जबकि कलावाद, कलाओं का प्रदर्शन ज्यादा किया गया है। किसमें? भारवी के किराता अर्जुनियम में। भारवी के किराता अर्जुनियम में विचित्र मार्ग में कलावाद का प्रदर्शन देखने को मिलता है। इनके 15वें सर्ग में, ठीक है, इसके 18 सर्गों को पढ़ना इम्पॉसिबल है और आपको याद भी नहीं होंगे, इसलिए मैं जैसा पढ़ा रही हूँ आपके लिए वो ज्यादा उचित है। ठीक है, इसमें ही पूरा किराता अर्जुनियम सम्मिलित हो जाएगा। 15वें सर्ग में चित्र काव्य की छटा देखने को मिलती है। ठीक है, कैसे मिलती है चित्र काव्य की? यहाँ पर युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन। तो वो युद्ध वर्णन में ऐसा लग रहा है जैसे हमारे स्वयं के समीप युद्ध हो रहा है। जब उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है आंखों के सामने युद्ध हो रहा है, तो उसी को चित्र काव्य की श्रेणी में रखा गया है। तो वो कौन से सर्ग में देखने को मिलता है? 15वें सर्ग में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग है। पहले सर्ग में देववन वनेचर का आकर युधिष्ठिर दुर्योधन की प्रजा पालन नीति का वर्णन सुनाता है। ठीक है, इसमें वही कथा है जो मैंने आपको भी बताई थी। यहाँ द्रौपदी के द्वारा उकसाया जाता है। ठीक है, द्वितीय सर्ग देखो आप, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। इसमें कोटिशन दी हुई है जो आज तक भी हमको काम आती है। सहसा विदति न क्रियाम, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। सहसा, अगर किसी पे ये कोटिशन आती है तो वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन से सर्ग से ली गई है किराता अर्जुनियम के, तो द्वितीय सर्ग से। तो सहसा विदति न क्रियाम, यानी शीघ्रता से कोई भी कार्य या अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ये किसका शब्द है? युधिष्ठिर का। ये बात किसने कही? युधिष्ठिर ने कही। और क्यों कही? क्योंकि यहाँ पर जो है द्रौपदी उकसा रही थी युधिष्ठिर को, अर्जुन को, कि वह युद्ध लड़ो और मेरे साथ जो दुर्योधन ने गलत किया है, दुशासन ने जो गलत किया है, उनको उनके कर्मों का फल दो। ठीक है, तो यहाँ पर भीम जो है वो क्या करता है? भीम द्रौपदी के बात का समर्थन करता है, जबकि युधिष्ठिर क्या करता है? इसका प्रतिवाद। प्रतिवाद का मतलब उनकी बातों को उल्टा बताता हुआ कहता है कि भाई ठीक है, बदला लेना अपनी जगह है, लेकिन अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा विदति न क्रिया, तो ये दूसरे सर्ग में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं 18वां सर्ग जो महत्वपूर्ण है, इसमें शिव का वर्णन है। 18वें सर्ग में अर्जुन को क्या प्राप्त होता है? पाशुपत्र शस्त्र की प्राप्ति होती है। किसमें? 18वें सर्ग में। सर्ग में शिव द्वारा अर्जुन को पाशुपत्र शस्त्र की
पाशुपत्र शास्त्र की शस्त्र की प्राप्ति होती है तथा शिव के मूल रूप के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। मूल रूप के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। इसलिए ही क्या कहा गया है, भारवी को महाशिव कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर शिव का एक मूर्त पूर्ण रूपेण दर्शन यहाँ पर उपस्थित किया है। किन्होंने? भारवी ने। ठीक है, इसकी कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो भी हम देख लेते हैं भारवी के संबंध में। ठीक है, देखिए आप, ये भारवी का जो है इसकी एकमात्र रचना है, और जो भी आगे अब रचनाएं आएंगी वो भी एक एक ही है, किसी की कोई ज़्यादा नहीं है। इसलिए अभी इस सप्ताह पूरा संस्कृत का आपका सिलेबस है 3rd यूनिट करने का प्रयास करूंगी मैं। ठीक है, तो आप देखते चलिए, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। मेरा रोज का कहना है नोट्स बनाने का। ठीक है, इसकी और विशेषता देख लीजिए इस काव्य की, इस महाकाव्य की। एक तो इसे बृहत्तरी में शामिल किया गया है। इस काव्य को बृहत्तरी, ठीक है, में शामिल किया गया है। दूसरा हम कह सकते हैं त्रातार्जुनीयम, यानी इस महाकाव्य का, ठीक है, महाकाव्य लिख लो डायरेक्ट, महाकाव्य का प्रारंभ श्रीय, ठीक है, श्रीय शब्द से होता है। महाकाव्य का प्रारंभ किस शब्द से होता है? श्रीय शब्द से होता है। श्रीय शब्द से होता है, और प्रत्येक सर्ग जो है इसका, प्रत्येक सर्ग, इस महाकाव्य का प्रत्येक सर्ग जो है कैसे समाप्त होगा? प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद, अंतिम श्लोक लक्ष्मी शब्द से समाप्त होता है। लक्ष्मी शब्द से समाप्त होता है। ठीक है, इसका प्रारंभ श्रीय शब्द से माना गया है, तबकि अंतिम पद लक्ष्मी शब्द से समाप्त होता है। ठीक है, मल्लिकानाथ हुए हैं, मल्लिकानाथ, हमने पहले भी इनका नाम सुना है। तो मल्लिकानाथ ने, ठीक है, संजीवनी नाम से, संजीवनी, ठीक है, नाम से इस सर्ग पर, ठीक है, खासकर 15वें सर्ग पर, इस महाकाव्य पर, और उसमें 15 सर्ग पर क्या लिखी है? टीका लिखी है। टीका लिखी है किसने? मल्लिकानाथ ने। ठीक है, इस महाकाव्य के त्रातार्जुनीयम के मतलब, ठीक है, इस महाकाव्य के कितने, प्रथम से लेकर, प्रथम से तृतीय तक, प्रथम से लेकर तृतीय तक के सर्ग अत्यंत क्या है? प्रसिद्ध माने गए हैं। यानी 3 सर्ग अत्यंत प्रसिद्ध है। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। क्यों माने गए हैं? क्योंकि भारवी ने, क्योंकि भारवी ने क्या किया है? यहाँ भारवी ने यहाँ राजनीति का प्रचुर मात्रा में वर्णन किया है।
इसलिए पहले, दूसरे और तीसरा सर्ग इस महाकाव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राजनीति का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, मल्लिका नाथ ने संजीवनी नाम से इसमें 15वें सर्ग पर क्या लिखी है, टीका लिखी है। और इस महाकाव्य का प्रारंभ जो है श्री शब्द से होता है, और प्रत्येक सर्ग का अंतिम जो श्लोक है वो लक्ष्मी शब्द से समाप्त होता है। ठीक है, मल्लिका नाथ ने भारवी के बारे में एक बात कही है। किसने कही है? मल्लिका नाथ ने क्या कहा है भारवी के संबंध में? भारवी के संबंध में एक पंक्ति कही है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। नारिकेल फल सम्मित है, नारिकेल फल सम्मत है, यानी इनकी वाणी कैसी है? नारियल के फल के समान है। किनकी वाणी? भारवी की वाणी। नारिकेल का मतलब है नारियल का फल। ठीक है, नारियल का फल जो होता है वो अंदर से अत्यंत कोमल होता है, जबकि बाहर से अत्यंत सख्त होता है। उसी प्रकार भारवी की वाणी भी किसके समान है? नारिकेल फल सम्मत के समान, अर्थात नारियल के फल के समान है। ठीक है, अगला एक और पंक्ति और है इनकी, तो हमारा आज भारवी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनके बारे में, या आप एक श्लोक लिख लीजिए जो आगे तक काम आएगा। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। क्या पंक्ति है कि कालिदास किसमें प्रसिद्ध माने गए हैं? उपमा में। भारवी अर्थ गौरव करने में, ठीक है, अर्थ को विकास करने में, वृद्धि करने में, और दंडी जो है वो पद का वर्णन करने में, पद की व्याख्या करने में। और ये तीनों ही गुण किसमें मौजूद हैं? माघ में मौजूद है। तो इसलिए भारवी को कहा है, या भारवी को उपाधि प्राप्त है भारवे अर्थ गौरवम। भारवी के लिए प्रयुक्त हुआ है भारवे अर्थ गौरवम। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उपमा कालिदास से, उपमा आपको डैश डैश दे देगा, पूछ लेगा उपमा और डैश डैश दे देगा, और 4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा। तो यहाँ लिखिए भारवी, यहाँ दंडी, यहाँ माघ, यहाँ कालिदास, तो आंसर आएगा कालिदास। तो ये श्लोक रट लेना, ठीक है, कठिन नहीं है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडेन पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। ठीक है, इसका इनकी एक और विशेषता देख लेंगे कि इनके ग्रंथ में एकाक्षर श्लोक है। एकाक्षर श्लोक का मतलब है एक अक्षर से पूरा निर्मित। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यंजन न, ठीक है, और न पर ही पूरा क्या लिख दिया? श्लोक। जैसे न नो नुन्नु नुन्नो नो, ठीक है, न नो नुन्नु पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, नुन्नो नो नो, ये पूरा न पर ही क्या है? आधारित है। इस प्रकार इनका ये माना गया है। ठीक है, इनमें कुछ उक्तियाँ और हैं, प्रसिद्ध उक्तियाँ, उनको भी हम नोट कर लेते हैं। 2-4 ये ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपका भारवी का टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। कल पढ़ेंगे हम माघ। ठीक है, उक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध होती हैं किसी भी महाकाव्य की। तो पहली है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यानी जो दुर्लभ वचन है। दुर्लभ वचन का मतलब है अच्छे वचन जो हमें कम सुनने को मिलते हैं।
ठीक है। दुर्लभ जो वचन है वो हितकारी होने के साथ साथ, हितकारी होने के साथ साथ कैसे होने चाहिए, मनोहर भी होने चाहिए। यानी ऐसे नहीं कि आप सत्य बोल रहे हो इतना कड़वा कि सामने वाले के दिल पर ठेस पहुंच जाए। तो आप अच्छा बोलिए, लेकिन अच्छी मतलब उसके भले की बात बोलिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, मनोहर भी होनी चाहिए, मनोहर भी होनी चाहिए। ठीक है। अहो दुरंता बलवद विरोहिता, अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यानी क्या कहा है कि बलवान से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, कभी विरोध नहीं करना चाहिए। यानी बलवान व्यक्ति से या बलवान से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तीसरा वही सहसा विदति न क्रियाम, ये मैंने आपको लिखाई दिया था, सहसा विदति न क्रिया, बहुत सारे हैं उक्तियां, लेकिन जो प्रसिद्ध है हम उनको नोट करेंगे। चौथा, ठीक है, यही है इसमें 3 और भी बहुत सारी है, लेकिन जो आपको याद हो सके मैंने वो नोट करवाई है, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। आज आपका 12वीं का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे माघ।